हेलो एवरीवन, निम्बस करियर टीचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम रोजाना DSSB PGD फिजिक्स के लिए PY क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे का मोटिव यही है कि आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो आए थे उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, और अगर आप उनको यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो तो एक बहुत ही अच्छे यहाँ पे पाथ पे आप चले हुए हो। तो आज हमारी क्लास नंबर 6 होने वाली है, जिसमें हम यहाँ पे फर्दर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे उसको डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन ये थोड़ी सी वीडियो आपको यहाँ पे 30-35 मिनट की देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझाया भी जाता है ना, ताकि आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, क्वेश्चन कैसे करने हैं, समझने कैसे हैं, वो आपको एक आइडिया लगे। चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो स्टार्ट करेंगे हमारे प्रीवियस जो वीडियो का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वहां से। आपसे बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। तो आपसे यहाँ पे एक इक्वेशन पूछी गई थी, काइनेमेटिक इक्वेशन यहाँ पे कौन सी नहीं है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। तो मैंने आपको यहाँ पे पिछले बार 3 इक्वेशन लिखवाई थी। एक तो मैंने बोला था कि v इज इक्वल होता है u प्लस ए टी, है ना। एक होता है यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन आपका यहाँ पे रहता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस, है ना। और मैंने बोला था इससे कंपेयर करके देखो कि जो जो इस फॉर्म को यहाँ पे बनाने में हेल्प कर रही है वो आपका यहाँ पे इक्वेशंस होंगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। जैसे देखो सेकंड में देखो वी ये फाइनल वेलोसिटी है, वी नॉट आपका इनिशियल वेलोसिटी है और ए ओ टी है, ये पहली इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है। देन आपको यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू एक्स टी प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ना। तो इसको हम यहाँ पे किससे रिलेट कर सकते हैं, तो देखो ये x आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस है, वी नोट टी आपका यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस है एंड हाफ ए टी स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं। देन आपका यहाँ पे क्या है वी स्क्वायर, दैट इज आपका यहाँ पे ये पर्टिकुलर आपका फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी नोट का स्क्वायर, इनिशियल जो आपका यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। देन आपका यहाँ पे पर्टिकुलर 2as, as का मतलब यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस में फर्क है ना, इनिशियल फाइनल डिस्टेंस जो रहेगा उनमें डिफरेंस है, तो ये वाला स्टेटमेंट थर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमारे पास v इज इक्वल टू एक्स नॉट, देखो v आपका वेलोसिटी है, एक्स नॉट आपका यहाँ पे कुछ इनिशियल डिस्टेंस है। तो यहाँ पे ये वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऐसा कोई होता नहीं है कि अगर यहाँ पे एस होता ना, जैसे यहाँ पे आपका एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे एक्स होता तो बन जाता, लेकिन आपका ये वेलोसिटी किसी इस चीज के इक्वल नहीं होती है, इसलिए आपको ये वाली काइनेमेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अदरवाइज ये तीनों ही आपको यहाँ पे काइनेमेटिक की जो इक्वेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आपका इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सी इक्वेशन यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए कि नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन था, आपसे ये पूछा गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर बाय अ रियल नंबर, है ना। क्या बोला जा रहा है कि जब मैं वेक्टर को यहाँ पे किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो इसके बारे में क्या सही नहीं है। बोला गया कि वो प्रोड्यूस करेगा स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन कैन चेंज डिपेंडिंग अपॉन द साइन ऑफ द नंबर। ठीक है, कि मतलब जो साइन नंबर का साइन होगा उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज हो सकती है। बिल्कुल सही है यहाँ पे ना, कि जो आपका यहाँ पे साइन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो सकती है। मैग्नीट्यूड इज स्केल्ड बाय द रियल नंबर। ठीक है, तो जो रियल नंबर है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बताता है, और बोला गया रिजल्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपको फिजिकल एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मोमेंटम है ना, जैसे मैं यहाँ पे मोमेंटम लिखता हूँ एग्जांपल के रूप में ना। मोमेंटम यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम होता है आपका यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी, यही होता है। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि मोमेंटम की क्या होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना। मास कैसी क्वांटिटी है, मास इज स्केलर क्वांटिटी। देन आपका यहाँ पे वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी। जब आपने स्केलर वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, मिला क्या आपको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी मिली यहाँ पे ना। तो यहाँ पे यही बोला गया है, अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ तो यहाँ पे अपने याद रखना है कि जब कभी एक स्केलर एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा तो हमेशा आपको यहाँ पे वेक्टर ही मिलेगा। वैसे ही यहाँ पे जब वेक्टर एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, रियल नंबर का मतलब क्या है, किसी मैग्नीट्यूड वाले टर्म से। ये जो रियल नंबर बताएगा ये तो टर्म का मैग्नीट्यूड बताएगा, ये जो आपका वेक्टर होगा वो उसकी डायरेक्शन को बताने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये कभी भी स्केलर क्वांटिटी नहीं हो सकती, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का क्या रहता है, अकेला मैग्नीट्यूड ही रहता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी की। जैसे आपका मास है तो मास का यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहेगा, मास बोलेंगे यहाँ पे आपका 2 kg है, 10 kg है, 20 kg है। ठीक है, तो ये क्या है बता रहा है, ये 2, 10, 20 क्या बता रहा है, उसकी यहाँ पे मैग्नीट्यूड को बता रहा है ना, ये ना तो डायरेक्शन को बता रहा है कि डायरेक्शन कैसी है उसकी ना। तो
तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कि यहाँ पे गलत आंसर है ये वाला। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो और समझो यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया कि जब कभी भी हमारा यहाँ पे कोई पॉजिटिव स्केलर है ना, जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी वेक्टर ए से, तो मैंने ए वेक्टर को यहाँ पे किसी स्केलर जिसकी वैल्यू यहाँ पे 0 से बड़ी है उससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे को मिला लैम्डा ए वेक्टर ना, लैम्डा ए वेक्टर मिला। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या बता रहा है, वो डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। तो मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शन है जो ए की रहेगी वो यहाँ पे लैम्डा की डायरेक्शन हो जाएगी। बट यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे ये जो लैम्डा ए है वो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बता रहा है, मतलब यहाँ पे स्पेशली मैग्नीट्यूड लैम्डा बता रहा है। वैसे अगर यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू हो जाती है तो यहाँ पे इसकी स्केलर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये माइनस लैम्डा, ये क्या होगा माइनस लैम्डा ए वेक्टर आ जाएगा। इसमें भी आपका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या बताएगा, वो लैम्डा ए बताएगा। और यहाँ पे जो डायरेक्शन है, अब आपको पता है नेगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे अगर वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पे ए से ऑपोजिट होगी, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज कर देता है, जो कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था। तो यही आपका वहां पे बोला गया था, अगर 0 वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड भी 0 है, और इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन भी वहां पे नहीं है। तो यही आपको 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पे पूछी गई थी, यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज कर लेती है डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ द नंबर, मैग्नीट्यूड यहाँ पे रियल नंबर शो करता है, और आपका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा आपका यहाँ पे वेक्टर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये आपका वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। आपका यहाँ पे अगर मैंने वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है तो उसका यहाँ पे क्या रहेगा फॉर्मूला, स्केलर प्रोडक्ट निकालना तो क्या फॉर्मूला रहेगा, वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे एज पर द अरिस्टोटल से आपका फैलेसी कंसर्निंग द मोशन है ना, तो मतलब अरिस्टोटल ने यहाँ पे मोशन के बारे में यहाँ पे कुछ उसके यहाँ पे सवाल थे। तो बोला गया व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पे जो मोशन के बारे में अरिस्टोटल के यहाँ पे सवाल थे, ठीक है, या जो आपके यहाँ पे थॉट थे, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या बोलते थे कि क्या एक किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवाना तो क्या चाहिए होगा, वो लगातार यहाँ पे कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कॉन्ट्रैक्ट द अपोजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको बाहर से फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी अगर आपने यहाँ पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना उसके मोशन को यहाँ पे अगर आपने अपोज करना है। आगे बोलेंगे नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड एज द ऑब्जेक्ट्स नेचुरल स्टेट इज इन यूनिफॉर्म इन मोशन, कि कोई भी बाहर से फोर्स नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे पहले ही जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। बोला गया फोर्स अप्लाइड मस्ट बी ग्रेटर देन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे मास ऑब्जेक्ट के मास ज्यादा होना चाहिए। देन एंड लास्ट बोला गया था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन, तो मतलब यहाँ पे बॉडी को मोशन में रखने के लिए क्या चाहिए होगी, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होगी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे क्या विचार थे यहाँ पे ना अरिस्टोटल के, तो वो यही थे यहाँ पे कि अगर किसी बॉडी को यहाँ पे आपने मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे चाहिए होगी, ठीक है। जब तक यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती रहेगी बॉडी मोशन में रहेगी, जैसे एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होना बंद हो जाएगी तो बॉडी आपका फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे यहाँ पे करके रुक जाएगी। तो यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे ये कंसर्निंग मतलब मोशन के बारे में आपका यहाँ पे ये थे अरिस्टोटल के विचार। बाकी जो सारे स्टेटमेंट्स हैं इनके बारे में नहीं बोला था उन्होंने ना, कि यहाँ पे ग्रेविटी को अपोज करने के लिए नहीं होता और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो आपको चाहिए होती है। ऐसे तो है नहीं है कि आप कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, बाहर से फोर्स तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तब तो यहाँ पे जितनी फोर्स हम अप्लाई करते बॉडी मूव करती रहती है उसी फोर्स से, अगर फ्रिक्शन नहीं होता। लेकिन वो तो यहाँ पे एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है ना, वो अचीव करना तो बहुत यहाँ पे मुश्किल है, इसलिए यहाँ पे आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा ऑप्शन नंबर 4 की एक्सटर्नल फोर्स आपकी चाहिए होती है टू कीप द बॉडी इन मोशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि एक वेक्टर है, ठीक है, एक वेक्टर आपका यहाँ पे दिया गया है वेक्टर ए कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 3i कैप प्लस 4j कैप, तो ये आपको वेक्टर ए दिया हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली रिप्रेजेंट द यूनिट वेक्टर ए, तो आपको यहाँ पे ना इसका यूनिट वेक्टर लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लिखना है आपको यहाँ पे ए का। अब ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, है ना, यूनिट वेक्टर को ऐसे शो करते हैं। यूनिट वेक्टर यहाँ पे क्या होता है, ये होता है वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इसको इस तरह से लिखते हैं ना। जब कभी भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछा हो लिखने के लिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखोगे, जो दिया होगा, जो वेक्टर दिया होगा उसको लिखोगे, नीचे यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। तो इसको जब मैंने सॉल्व करना तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 3i प्लस यहाँ पे लिखूंगा 4j, नीचे जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो क्या होता है, ये 2 डायमेंशन है, तो मैं करूंगा यहाँ पे vx का स्क्वायर प्लस यहाँ का vy का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो बनेगा आपका 3i
प्लस 4j कैप और नीचे आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16, मतलब ये बनेगा 25 किसका रूट होता है 5 का, तो ये बनेगा 3i/5 प्लस यहाँ पे 4j कैप अपॉन 5, तो ये होगा यहाँ पे यूनिट वेक्टर किसका यहाँ पे ए का। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी है ना, 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन देखो इतना था आपको, सिंपल यहाँ पे यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर होता क्या है ना, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, एंड देन यहाँ पे उसको निकालते कैसे हैं, तो वेक्टर इटसेल्फ डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे कर लेते हैं ना, उसको यहाँ पे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया था बच्चों द फॉलोइंग इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऑफ द रिजल्टेंट आर ऑफ द टू कंकरेंट वेक्टर्स ए एंड बी विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम, मतलब यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने बोल दिया यहाँ पे ए है, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे एक वेक्टर, यहाँ पे सपोज करो मैंने ये यहाँ पे बना दिया, एक बी है, ये एक इनका यहाँ पे रिजल्टेंट आर हमने बोल दिया, ये आर इनका रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे आर का आपको मैग्नीट्यूड बताना है। अब देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में यहाँ पे कोई ना कोई आपको जो एंगल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे क्या बोला गया है कि थीटा यहाँ पे एंगल है ए और बी के बीच में, है ना, तो यहाँ पे जब आपका ए और बी के बीच थीटा आएगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा यहाँ पे पैरेलल कंपोनेंट, एक बनता है यहाँ पे सीरीज कंपोनेंट, है ना, और जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या लगेगा आपका पाइथागोरस लगेगा कि h² = p² + b² हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और जब हम उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपने यहाँ पे ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा हुआ है कि उसका यहाँ पे क्या आता है r = यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे आता है cos ऑफ थीटा, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका फाइनल रिलेशन बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब कभी आपका थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आपका a² + b² बन जाएगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी तो ये 0, ये आपका यहाँ पे वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, जब आपका यहाँ पे थीटा की वैल्यू ये देखो यहाँ पे जब 0 होगी तो बनेगा a² + b² + 2ab, ठीक है, मतलब a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा तो ab वैल्यू a + b वैल्यू आएगी, जब आपका 90 बनेगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो बनेगा a² + b², जब 180 होगा तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो बनेगा a - b, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग थीटा की वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको जो r है रिजल्टेंट है उनकी जो वैल्यू है वो आपको अलग अलग देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर रहेगा सी आंसर, ठीक है, a² + b² + 2ab cos थीटा यहाँ पे रिजल्टेंट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दो कंकरेंट वेक्टर्स जिनमें एंगल क्या है थीटा अगर दिया हुआ है तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r क्या रहेगा, तो वो आपको यहाँ पे फॉर्मूला वो पर्टिकुलर रहेगा जो आपने ट्रायंगल वेक्टर एडिशन जब करोगे या पैरेललोग्राम करोगे तो यही आप यहाँ पे रिजल्टेंट निकालोगे लास्ट में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है यहाँ पे 5 किलोमीटर नॉर्थ में गया एंड देन रिवर्सेस एंड ट्रेवल्स 3 किलोमीटर साउथ, है ना, तो यहाँ पे सिंपल ये बोला गया है कि देखो इसको बना देते हैं कि एक व्हीकल, मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से व्हीकल यहाँ पे गया, मैं बोला ये यहाँ से 5 किलोमीटर गया ना, 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक चला गया, फिर यहाँ से 5 किलोमीटर पहुंचने के बाद, है ना, 5 किलोमीटर नॉर्थ गया, ये नॉर्थ है, फिर बोला इसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स करी और फिर आपका ये 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, मतलब यहाँ से फिर व्हीकल यहाँ से यहाँ तक आया, मतलब ये है आपका यहाँ पे फाइनल पोजीशन व्हीकल की, है ना, ये है फाइनल पोजीशन ऑफ व्हीकल, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द पाथ लेंथ ड्यूरिंग द एंटायर ट्रिप। अब यहाँ पे पाथ लेंथ किसको बोलते हैं, पाथ लेंथ ऑफ द एंटायर ट्रिप, मतलब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है टोटल पाथ लेंथ, कि यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल पाथ ट्रेवल किया है उसी को तो क्या बोलते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा यहाँ पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कभी भी स्केलर क्वांटिटी आपको यहाँ पे नेगेटिव या जीरो वैल्यू की नहीं देखने को मिलेगी, हमेशा उसकी वैल्यू आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। जैसे लेंथ है स्केलर क्वांटिटी है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मास है हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है, वैसे डिस्टेंस आपको हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलता है। अब यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, अब जब बॉडी ने यहाँ पे आया तो यहाँ पे 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टोटल पाथ लेंथ क्या हो गया, यहाँ से 5 फिर यहाँ पे 3, तो टोटल यहाँ पे आपको कितना देखने को मिल गया, टोटल आपको 5 + 3 यहाँ पे 8 किलोमीटर डिस्टेंस देखने को मिल गया। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, वहां पे तो आपने सीधा ही डायरेक्ट आंसर करना, 10 सेकंड में आंसर यहाँ पे निकल जाएगा। समझाने के लिए आपने जो डिफरेंट चीजें ध्यान रखनी है उन सभी की पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सेकंड 8 किलोमीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इज मैथमेटिकली ड्राइव्ड यूजिंग द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। तो देखो आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को निकाला होगा ना कि आपका यहाँ पे सेकंड लॉ से हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ कैसे डिड्यूस कर सकते हैं, वो भी आपसे पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी हमने फर्स्ट लॉ को सुना हुआ है कि बोलते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी यहाँ पे रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी यहाँ पे मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक उसके ऊपर यहाँ पे एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती है, कि मतलब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर मैं उसको बाहर से रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाऊंगा तो फर्स्ट लॉ बोलता है वो चलता ही रहेगा, वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, है ना। तो वो यहाँ पे फ्रिक्शन की बात नहीं करता फर्स्ट लॉ मोशन, है ना। लेकिन अगर मैं सेकंड लॉ मोशन की बात करता हूँ तो सेकंड लॉ मोशन यहाँ पे क्या बोलता है, ये बोलता है यहाँ पे कि जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, है ना। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितना यहाँ पे मोमेंटम जल्दी चेंज होगा उतनी फोर्स यहाँ पे बॉडी पे ज्यादा लगेगी, जितना मोमेंटम चेंज होने में टाइम लगेगा ज्यादा, जितना यहाँ पे लंबा टाइम लगेगा मोमेंटम चेंज होने में, उतना यहाँ पे बॉडी के ऊपर फोर्स कम लगती है। सिंपलेस्ट एग्जांपल देख लो यहाँ पे, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे ये फ्लोर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा हुआ है, ये एक छोटू सा पर्सन बना देते हैं यहाँ पे, नीचे यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे फ्लोर है, ये ना, ये फ्लोर है बना हुआ किसका, यहाँ पे मार्बल बिछी हुई है, मार्बल, ठीक है। अब ये पर्सन जब यहाँ से छलांग लगाएगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, उसकी हड्डी टूट सकती है, ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति को यहाँ पे चोट आ सकती है। लेकिन वैसे ही मैंने यहाँ पे इसकी ऑपोजिट साइड पे सरफेस बनाया हुआ है और मैंने यहाँ पे एक भूसा रखा हुआ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, मैंने यहाँ पे भूसा का रखा हुआ, भूसे का ढेर है। अगर पर्सन यहाँ पे छलांग लगाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, वो भूसे के अंदर धंस जाएगा और उसको यहाँ पे चोट नहीं लगेगी, ऐसे ही होता है ना यहाँ पे। तो इसका कारण क्या है, अब देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन में फर्क क्या आ रहा है। जैसे ही यहाँ पे बॉडी ने यहाँ पे स्ट्राइक किया, इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक किया, तो क्या हुआ, बॉडी एकदम से किस में आ गई, रेस्ट की स्टेट में आ गई, बॉडी एकदम से रेस्ट में आ गई। अगर मैं एकदम से रेस्ट में आ गया तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा मोमेंटम एकदम से जीरो हो गया, ऐसे ही होगा ना। अगर मैं एकदम से रेस्ट में आ गया तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा, जीरो हो जाएगा। मतलब मोमेंटम होता क्या है आपका यहाँ पे, है ना, P इज इक्वल टू एम वी होता है। तो जब मैं यहाँ पे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालूंगा, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। तो ये जो V और U है ना, अगर ये एकदम से यहाँ पे इनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तब यहाँ पे मेरे पे फोर्स क्या लगी, बहुत ज्यादा लगेगी। लेकिन जब मैं यहाँ से स्ट्राइक करूंगा तो होगा यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे पहले स्ट्राइक करूंगा, फिर मैं धसता जाऊंगा, फिर मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे आके रेस्ट में आता हूँ। मैं यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे आ गया, मैं यहाँ पे सपोज करो टाइम t इज इक्वल टू पर्टिकुलर 2 सेकंड पे रेस्ट पे आया ना। तो मतलब यहाँ पे रेस्ट में आने में ज्यादा टाइम लगा, यहाँ पे रेस्ट में आने में कम टाइम लगा, कम टाइम लगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई हुई, ज्यादा फोर्स अप्लाई हुई तो मेरे को क्या हुआ, ज्यादा चोट लगी, है ना। तो वो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेकंड लॉ ऑफ मोशन ही तो बताता है। अब अगर मैंने यहाँ पे देखना है P इज इक्वल टू एम बी है, मैंने बोला फाइनल मोमेंटम एम बी हो गया, इनिशियल मोमेंट एम यू हो गया। अगर मैं यहाँ पे m बाहर निकालता हूं तो बनेगा v माइनस यू बाई टी। वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, ये होता है एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू m में कहां से आता है, वो यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तो निकलता है यहाँ पे f इज इक्वल टू m में। तो अगर आपसे बोल दिया गया कि जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है आपका यहाँ पे मैथमेटिकली न्यूटन का, वो हम किसके बीच का रिलेशन यहाँ पे यूज करके ड्राइव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम एंड फोर्स का जो रिलेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई करके मैं क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहीं से तो यहाँ पे पहुंचे, हम यहाँ पे है ना एफ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीपी बाई डी से तो हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि जितना यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी, जितना कम होगा उतना यहाँ पे फोर्स कम लगेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आपका मोशन के बारे में ही है। तो मतलब देखो आपके सेक्शन दिए होते हैं ना यहाँ पे, तो सेक्शन में आपके एक ही तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे। जैसे हमने अब यहाँ पे मोशन के बारे में डिस्कस हो रहा है, काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कशन हो रही है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स था तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, जीनो डायोड के बारे में, ट्रांजिस्टर्स के बारे में, है ना, डायोड्स के बारे में। तो वो आपका यहाँ पे ये बढ़िया रहता है DSSP में कि आपका एक ही सेक्शन से सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, कि अगर आपकी उस पर कमांड अच्छी है तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो ना। तो ये आपको यहाँ पे एक थोड़ी सी एडेड एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिलती है। क्या बोला गया यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी, सही बताना है आपने यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट बोला गया एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, है ना, इन ए स्ट्रेट लाइन मे स्टिल हैव एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे बोला गया कांस्टेंट स्पीड, अगर कोई बॉडी यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, अब यहाँ पे स्पीड बोल दी गया तो सेम आपके दिमाग में एक बात चलनी चाहिए कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।
मतलब यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए आपको सिंगल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में चेंज होना चाहिए, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो होती नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज होगा तभी यहाँ पे स्पीड चेंज हो पाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड थी, अगले 1 घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड थी, तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे स्टिल हैव द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन तो आपका यहाँ पे फाइनल आपका वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 50 है, इनिशियल भी 50 है, तो 50 में 50 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैसे हो सकती है, तो यहाँ पे तो आंसर गलत हो जाएगा, पहला तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। अगला बोला गया एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट बट स्टिल पोजेसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे फैक्टर क्या आ रहा है आपको ना, सिंपल आपसे यहाँ पे टेस्ट क्या किया जा रहा है, आपसे टेस्ट किया जा रहा है कि आपको ये पता है कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि देखो स्केलर क्वांटिटी में तो अकेला मैग्नीट्यूड ही पिक्चर में आता है, लेकिन जब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है तो यहाँ पे सपोज करो बॉडी रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करूंगा तो वेलोसिटी की बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने से क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन तो चेंज होगी ना यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो चेंज होगी, इसका मतलब वहां पे एक्सेलरेशन नॉन जीरो नहीं रहेगी, वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे डायरेक्शन को चेंज करने से चेंज होती है, ये समझ रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया था एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट बट स्टिल पोजेसेस द नॉन जीरो एक्सेलरेशन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यहाँ पे, है ना। तो कि अगर यहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तब उसमें जो एक्सेलरेशन है वो जीरो नहीं होगी, वो यहाँ पे नॉन जीरो एक्सेलरेशन उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे देखने को मिलेगी। इसलिए फिर यहाँ पे आंसर क्या आना था आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आपका यहाँ पे कि ओनली स्टेटमेंट बी इज आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे स्केलर वेक्टर का आपका टेस्ट किया गया था, बस यही चीजें आपने ध्यान रखनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे कि एक कार है यहाँ पे जिसका मास m है और यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रही है किसी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में ना, हॉरिजॉन्टल पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है ना, इस तरह से मूव कर रही है कोई बॉडी यहाँ पे। तो क्या बोला जा रहा है कि नेट फोर्स जो बॉडी की रहेगी, नेट फोर्स ऑन द कार, तो जो अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो नेट फोर्स कहाँ पे लगती है, देखा ना बैंकिंग ऑफ रोड में भी हमने कल मैंने पढ़ाया था आपको बैंकिंग ऑफ रोड। तो फोर्स तो आपको यहाँ पे अंदर की तरफ ही लगती है, ताकि सर्कुलर पाथ में लगातार यहाँ पे घूमती रहे, तो अंदर की तरफ फोर्स लगती है, यहाँ पे रेडियली इनवर्ड फोर्स लगती है, क्योंकि बॉडी क्या जो आपका कार है सपोज करो, तो कार के ऊपर यहाँ पे मास तो नीचे की तरफ काम कर रहा होगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे ऊपर की तरफ काम कर रही होगी, जो दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे होंगे, और इस तरफ यहाँ पे अंदर की तरफ क्या लग रहा होता है, अंदर की तरफ आपको यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स देखने को मिलती है। और हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv²/r, वो यहाँ पे आपका म्यू एस और आपका यहाँ पे एफ से क्या होना चाहिए, है ना, लेस देन होना चाहिए, है ना, म्यू एस एन, है ना, ये वाला देखा था हमने यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन मल्टीप्लाई आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, इससे कम होनी चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स या इक्वल होनी चाहिए, तब तक बॉडी यहाँ पे घूमती रहेगी, ये चीज हमने कल देखी थी। तो आपसे ये बोला गया नेट फोर्स एफ ऑन द कार इज, ठीक है, mv² डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, बिल्कुल नहीं होता, mg डाउनवर्ड होती है। देखो यहाँ पे बोला गया नेट फोर्स, है ना, नेट फोर्स के बारे में बोला गया है, तो डाउनवर्ड तो फोर्स नहीं हो सकती नेटवर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो डाउनवर्ड लग रहा है वो यहाँ पे अपवर्ड भी लग रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड तो नहीं हो सकती, नेट फोर्स जीरो भी नहीं हो सकती। लेकिन आपका जो नेट फोर्स है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, mv²/r, वो कहाँ पे होगी, वो आपका यहाँ पे अंदर की तरफ सेंटर्ड होगी ना, अंदर की तरफ लगी नेट फोर्स यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर घूम रही है, देखा भी होगा आपने कि वो अंदर तरफ फोर्स डायरेक्टेड होती है, इसलिए यहाँ पे सर्कल के अंदर लगातार यहाँ पे जो गाड़ियां हैं वो घूमती रहती हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या रहता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा इसको सोचोगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बोला गया कि एक मैन है वो यहाँ पे खड़ा हुआ है 6 मीटर अवे फ्रॉम द डोर, ठीक है, किसी स्टेशनरी ट्रेन के कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे ना। तो एक ट्रेन खड़ी हुई है, ये है हमारी ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के डब्बे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये आपके ट्रेन के डब्बे हैं, है ना, इस तरह समझ लेना, ट्रेन है यहाँ पे, है ना। ट्रेन से आपका ये पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन खड़ा हुआ है, इसके और ट्रेन के बीच में 6 मीटर का डिफरेंस है ना, इतना देख लिया। द ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है ए वो कितनी दी हुई है यहाँ पे आपको 3 मीटर पर सेकंड दी हुई है, सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। द मैन स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द ट्रेन एंड कैचेस इट आफ्टर 4 सेकंड, मतलब यहाँ पे जब यहाँ पे व्यक्ति भागता है यहाँ पे ना ट्रेन की तरफ, तो उसको यहाँ पे 4 सेकंड में पकड़ लेता है ना, जब भागेगा तो उसको 4 सेकंड लगेगा यहाँ पे ट्रेन को पकड़ने में। अज्यूमिंग द मैन स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मतलब यहाँ पे इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी वो 0 है, ठीक है, एंड रन्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट इज इट्स
एक्सेलरेशन। तो आपको यहाँ पे ना पर्सन की एक्सेलरेशन पूछी हुई है कि पर्सन की यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने पर्सन की एक्सेलरेशन निकालनी है ना, तो मेरे को यहाँ पे तो डिस्टेंस पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये तो आपका v इक्वल यू प्लस एटी लगा सकते हैं फॉर्मूला ना, क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इक्वल यू प्लस एटी लगा सकते हैं एक तो, लेकिन हमारा यहाँ पे v भी नहीं पता, u भी नहीं पता, टाइम पता है, a पता है, नहीं निकाल सकते मैं यहाँ पे। एक होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब देखो हमारे पास t पता है, हमारे पास u जीरो है, मेरे को डिस्टेंस कहीं से लग जाए पता कि कितना डिस्टेंस पर्सन ने ट्रेवल किया होगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक भागने में। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इजिली इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। इसका मतलब है यहाँ पे कि देखो जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा होगा, उतने टाइम में ट्रेन भी आगे मूव की होगी, उतना ही टाइम लगा ना, 4 सेकंड में सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालूंगा कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो ट्रेन ने कितना ट्रेवल किया है ना, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। अब देखो एस ट्रेन मतलब डिस्टेंस ट्रेन का क्या हो जाएगा यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ए ट्रेन का और देन टी स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि ट्रेन भी तो शुरुआत में रेस्ट पे ही तो है, प्लेटफॉर्म पे जब ट्रेन खड़ी हुई है तो रेस्ट पे है। तो यहाँ पे एस ट्रेन कितना हो जाएगा, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हाफ। एक एक्सेलरेशन ट्रेन कितनी है, 3 है। देखो टाइम तो यहाँ पे 4 सेकंड आपका यहाँ पे ये टाइम वही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 4 सेकंड के बाद ये आपका ट्रेन ने कुछ 4 सेकंड पकड़ा है, मतलब 4 सेकंड तक यहाँ पे ट्रेन चल चुकी होगी जब तक उसने भागे पकड़ा होगा पर्सन ने। तो यहाँ पे 4 का आ जाएगा स्क्वायर 16, तो 2 8 पे 16 जाता है, तो यहाँ पे 24 मीटर तो यहाँ पे ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया है ना, 24 मीटर तो ट्रेन ने ट्रेवल कर लिया है। तो ये तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय आपका यहाँ पे ट्रेन हो गया ना। अब अगर मैं बात करता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय मैन, कि अब मैन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन। अब देखो जब यहाँ पे 4 सेकंड में इसने 24 मीटर चल दिया, तो यहाँ पे आपको देखो कि जो मैन है वो यहाँ पे ट्रेन से कितने दूरी पे है, 6 मीटर की दूरी पे है। तो जो एस मैन हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवलर मैन हो जाएगा, वो यहाँ पे उसकी प्लेटफॉर्म से दूरी कितनी है और जितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया है, तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 प्लस यहाँ पे 6, तो टोटल यहाँ पे डिस्टेंस जो मैन ने ट्रेवल किया वो यहाँ पे 30 मीटर का है। होप करता हूँ यहाँ तक ये चीज समझ आई होगी कि यहाँ पे मैन ने 6 मीटर का डिस्टेंस तो पहले ट्रेन से था, और जो 4 सेकंड में यहाँ पे ट्रेन 24 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर कर चुकी थी। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे जो मैन ने कवर करना है वो यहाँ पे 30 मीटर का करना है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस जो आपका ट्रेवल करना है वो 30 मीटर करना है। यहाँ पे यू की वैल्यू 0 है और हमें यहाँ पे हाफ ए की वैल्यू हमें निकालनी है। और टी देखो यहाँ पे 4 सेकंड में ही पर्सन यहाँ पे ट्रेन को पकड़ रहा है, तो टी यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब काटेंगे तो 8 पे चला जाएगा। जब मैं काटूंगा तो यहाँ पे 4 टू यहाँ पे चलो 2 4 8 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। जब इसको मैं कट करूंगा तो 4 × 12 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 3 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ पे आपका 3.75 मीटर सेकंड इनवर्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी पर्सन की। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन क्या देखा कि मेरे को यहाँ पे क्या पता होना चाहिए था, मेरे को पहले तो पता होना चाहिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है ना। तो मैंने यहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, यहाँ पे v का कोई काम ही नहीं है, v मेरे को निकाल नहीं सकता मैं कहीं से, तो मैं v यहाँ पे नहीं ले सकता। तो मेरे को यहाँ पे s वाले फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे देखा कि 4 सेकंड में यहाँ पे जो ट्रेन है उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा वो निकाला, फिर पर्सन का डिस्टेंस निकाला, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर्सन ने, फिर मैंने वहां से क्या निकाल दी, सारी एक्सेलरेशन निकाल दी। तो यहाँ पे इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अगर मैथ पढ़ते तो मैथ से भी आपका आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन आपका ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आप आंसर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया 2 पार्टिकल्स आर मूविंग, ठीक है, विद वेलोसिटीज। पहली वेलोसिटी आपका v1 3i प्लस 4j मीटर पर सेकंड और v2 आपका ai कैप प्लस bj कैप मीटर पर सेकंड। बोला गया बोथ पार्टिकल्स हैव द सेम वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे v1 इज इक्वल टू क्या है, v2 है, सेम वेलोसिटी का मतलब ये होता है ना ये दोनों इक्वल में है। बोला गया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर सम, इनका जो वेक्टर को सम करके आएगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो अगर v1 v2 इक्वल है तो उसका मतलब है यहाँ पे 3i कैप प्लस यहाँ पे 4j कैप इज इक्वल टू यहाँ पे ai कैप प्लस bj कैप। जब मैं कंपेयर करूंगा यहाँ पे इनको तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी और b की वैल्यू यहाँ पे 4 b की वैल्यू 4 आ जाएगी ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं दोनों का सम करूंगा तो 3 और 3 यहाँ पे 6i बन जाएगा और यहाँ पे 4 और 4 यहाँ पे 8j बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का जो सम रहेगा वो यहाँ पे ये बन जाएगा। मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं ना, स्क्वायर करके रूट निकाल देते हैं। तो 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 6 का स्क्वायर होता है 36,
8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है, ठीक है। तो 36 और 64 हो गया 10, यहाँ पे 100, और 100 का रूट क्या होता है यहाँ पे 10 देखने को मिलता है। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, तो यहाँ पे इसलिए इसके यूनिट भी लिखे हुए हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था आपके लिए बिल्कुल, यहाँ पे बस आपको ये लिखना, इतनी चीजें ये समझनी थी, यहाँ से आपका आंसर इजिली निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पे बोला गया है कि एक पर्सन है वो खड़ा हुआ है यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रेन, जो आपका यहाँ पे एक्सलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ना। तो मतलब ये ट्रेन है ना, ये ट्रेन बना दी मैंने यहाँ पे, इस पे यहाँ पे ये पर्सन खड़ा हुआ है, ट्रेन यहाँ की एक्सलरेट कर रही है हॉरिजॉन्टली ना, इस डायरेक्शन में जा रही है। द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द पर्सन एंड फ्लोर, है ना। तो मतलब यहाँ पे म्यू एस कितना दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आगे बोला गया व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फॉर विच द पर्सन विल रिमेन स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है कि मतलब वो एक्सेलरेशन कौन सी होगी जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो पर्सन है वो यहाँ पे ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा, स्टेशनरी रहेगा। अब देखो यहाँ पे पर्सन खड़ा हुआ है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रही है। अब पर्सन गिरे ना, अब पर्सन गिरे ना, क्यों? अब पर्सन अगर नहीं गिरेगा इसका मतलब है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई यहाँ पे फोर्स लगनी चाहिए, जो यहाँ पे ट्रेन की जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है ना उसको बैलेंस आउट कर रही है ना। तो अगर यहाँ पे ट्रेन की फोर्स यहाँ लग रही है, कोई इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, तभी तो ये रेस्ट में रहेगा ना, अदरवाइज तो ये आगे की तरफ भागता जाता। तो यहाँ पे इस पे फोर्स जो लगी वो लगी आपकी एफ इक्वल टू एम में ना, ये फोर्स लग रही होगी पर्सन के ऊपर यहाँ पे कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में। और जो लिमिटिंग फोर्स यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रही होती है, तो लिमिटिंग फोर्स यहाँ पे क्या होती है म्यू एस और एन होती है लिमिटिंग फोर्स, यही पढ़ा था ना हमने यहाँ पे। और अगर यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट है, अगर ये फोर्स इसके इक्वल है तभी तो यहाँ पे पर्सन जुड़ा हुआ है इसके साथ। अगर कोई भी एक दूसरे से ज्यादा कम हो जाता तो ये रेस्ट पे नहीं रहता। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो बैलेंसिंग फोर्स है और यहाँ पे जो स्टैटिक फोर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एम ए है वो इक्वल होना चाहिए किसका, आपका यहाँ पे म्यू एस एन के। तो या एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे म्यू एस, और एन यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स लगती है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रही है, एम जी लग रही होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे एम इंटू जी, तो ये एम से एम कट जाएगा यहाँ पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी म्यू एस जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, म्यू एस की वैल्यू यहाँ पे 0.15 दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स टू आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस सिंपल इतना दिमाग लगाना था कि अगर यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है और ये पर्सन रेस्ट में है, इसका मतलब है इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी, और वो कितनी होगी, वो होगी एफ इक्वल टू एम ए के इक्वल, है ना। एंड देन आपका बोला गया था कि मैक्सिमम एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन फॉर विच द पर्सन आपका यहाँ पे स्टेशनरी रहे, तो वो तभी रह पाएगा जब आपका लिमिटिंग फोर्स और यहाँ पे जो आपका ये फोर्स एफ इक्वल टू एम ए है ना, ये दोनों आपका इक्वल हो जाए। तो इनको इक्वल किया और यहाँ से हमारा आंसर आ गया, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे मूव कर रहा है किसी एंगल थीटा के ऊपर, है ना, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि सपोज करो यहाँ पे 3D कोई यहाँ पे फील्ड है ना, तो यहाँ पे पार्टिकल सपोज करो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, ये पार्टिकल मूव कर रहा है ना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं यहाँ पे बी पैरेलल, है ना, ये बी पैरेलल हो गया, ये पार्टिकल वेलोसिटी पैरेलल में हो गया, ये पार्टिकल की वेलोसिटी v परपेंडिकुलर हो गया ना, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ v परपेंडिकुलर ऐसे लिख लेता हूँ, और b पैरेलल को मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, तो समझ आ जाएगा आपको ना, ये परपेंडिकुलर हो गया इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो गया, इस डायरेक्शन में पैरेलल हो गया, तो पार्टिकल यहाँ पे किसी एंगल पे मूव कर रहा होगा, यहाँ से ना कोई एंगल पे मूव कर रहा होगा। तो आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे कि इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इफ ए पार्टिकल मूव एट एंगल थीटा विद द फील्ड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो सर्कुलर मोशन की रेडियस है वो किस पे डिपेंड करेगी, है ना, ये बोला गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब ये पर्टिकुलर यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी पार्टिकल मूव करेगा वेलोसिटी से, तो ये दो फैक्टर में मूव करेगा, तो इसका एक परपेंडिकुलर फैक्टर होगा, एक यहाँ पैरेलल फैक्टर होगा। परपेंडिकुलर फैक्टर क्या होगा v sin थीटा, और पैरेलल क्या हो जाएगा आपका v cos थीटा। अब जब यहाँ पे cos थीटा v है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये तो इसके पैरेलल कंपोनेंट है ना, मतलब यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा ना, कोस पैरेलल का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसके बीच में एंगल कितना है, वेलोसिटी और वेक्टर और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पैरेलल में 0 डिग्री का एंगल है, तो मतलब यहाँ पे इसके ऊपर तो कोई फोर्स काम नहीं कर रही है ना। फोर्स कौन सी काम कर रही होगी, जो आपका साइन थीटा वाली होगी, साइन थीटा मतलब ये जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है और यहाँ पे जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इसके में क्या एंगल हो जाएगा, ये ऐसे है तो इसमें 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलेगा।
है ना, 90 डिग्री एंगल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर यही कंपोनेंट होगा जो यहाँ पे हेल्प करेगा यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो थीटा एंगल है ना बनाया हो फील्ड के साथ, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन किस पे डिपेंड करेगी, तो रेडियस डिपेंड करेगी आपका, देखो यहाँ पे जब ये रेडियस इस तरह से मूव कर रहा होगा तो ये पैरेलल फैक्टर तो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी वेक्टर का यहाँ पे परपेंडिकुलर में, वो यहाँ पे अफेक्ट करेगा रेडियस को ना। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो कैसा है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखो यहाँ तो 90 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 90 थोड़ी है, ये तो कोई आपका एंगल से 70 हो सकता है, 65, 40, 50 जो भी हो गया, तो वो यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट वो बताएगा एंगल, है ना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन, उसका जो रेडियस है ना, वो डिपेंड करेगा। तो ये आपने याद रख लेना है। और वैसे भी आपका यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है ना यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कि अगर आपका ये होता है mv²/r है ना, जब कोई यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है और जो आपका ये यहाँ पे वैल्यू रहती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो रहती है QVV। तो यहाँ पे अगर जिसको यहाँ पे करते हैं QV और B, तो यहाँ पे V से EV कैंसिल कट जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं R की वैल्यू लिखता हूँ तो R की वैल्यू यहाँ पे होती है mv/ यहाँ पे QB, ठीक है। तो ये होती है आपकी M की वैल्यू। तो चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूँ, इस क्वेश्चन का आप आंसर करने की कोशिश करो कि स्लोप ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग, कि जो स्लोप होता है यहाँ पे किसका, स्टॉपिंग पोटेंशियल का और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ होता है ना, उसकी जो स्लोप होती है ना, वो क्या डिटरमाइन करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, प्लैंक कांस्टेंट को, वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल को, या फिर आपका इलेक्ट्रॉन के मास को। तो आपने यहाँ पे आइंस्टाइन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन है, अगर आपने वो देखी होगी है ना, तो आप देखते होंगे कि E इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, एच न्यू होता है, ठीक है ना। और प्लस आपका यहाँ पे वर्क फंक्शन देखने को मिलता है। लेकिन जब मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करता हूँ तो वो उसका रिलेशन होता है E इज इक्वल टू यहाँ पे V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज द इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ये होता है एच न्यू, और माइनस आता है यहाँ पे वर्क फंक्शन, ठीक है। ये आपका यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है, इसी का हम यूज करेंगे और इसी से हम यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे इसमें जो स्लोप है वो क्या बताती है। तो उसके लिए मैंने आपको हिंट यहाँ पे दे दिया है, वो यहाँ पे क्या बताएगी, यहाँ इसका यूज करना और इसका यूज करके कोशिश करना कि इसका आंसर क्या आएगा। नहीं लगेगा पता तो नेक्स्ट लेक्चर जब हमारा होगा तो हम इसको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या बताता है, ठीक है जी। तो यही था हमारा आज का सेशन, इन 2-3 क्वेश्चन बच गए, इनको फिर हम अगले सेशन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पे सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। होप करता हूँ सेशन को लगाने में आपको मज़ा आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि चीज़ें समझ आ रही कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। बस मेरे को इतनी आपसे रिक्वायरमेंट है कि जो भी चीज़ें मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रही हैं। कोई भी अगर डाउट रहता है किसी भी चीज़ को समझने में तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये सेशन आपके लिए है, आपसे ही हम है ना। तो अगर आपको समझ आ रहा है तो उसको यहाँ पे अप्रिशिएट जरूर कीजिए, क्योंकि नया चैनल है तो आपकी एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो यही बोलना चाहूँगा कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके साथ ही ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको इस तरह से वीडियो मिलती रहे। एंड देन हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है निम्बस करियर टीचिंग, इसको आपने ज्वाइन जरूर करना है ना। यहाँ पे ज्वाइन करने का फायदा क्या रहेगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी सबसे पहले जानकारी टीचिंग चैनल पे आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ताकि फिर आपको यहाँ पे टाइमली जानकारी मिल जाए, ठीक है। देन फिर हमारी वीडियो के थ्रू तो आपको पता लग ही जाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।